अगर आप कर्म में विश्वास रखते हैं तो यह अपडेट आपको पसंद आएगा। 3 सालों से पुतिन ने यूक्रेनी शहरों को डराने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल किया है। उन्हें विश्वास था कि जब तक उनके जेट जमीन पर हैं वे अजेय हैं। खैर, वह दौर अब आधिकारिक रूप से खत्म हो गया। यूक्रेन ने रूसी विमानों को सिर्फ आसमान में नहीं गिराया बल्कि उनके रास्ते पर भी निशाना बनाया। हम पूरी तरह से लैस फाइटर जेट्स की बात कर रहे हैं, जिनके इंजन चालू थे और जो यूक्रेनी बच्चों पर बम गिराने को तैयार थे। खैर, वे उड़ान भरने से कुछ सेकंड पहले ही भाप बन गए, लेकिन तबाही यहीं नहीं रुकी। यूक्रेन ने रूस की एक प्रमुख रिफाइनरी पर सटीक डबल टैप हमला कर उसे पूरी तरह बंद कर दिया। तो चलिए पहले इस सारी तबाही को देखते हैं। अक्षय, रोस्टोव क्षेत्र में एक सबस्टेशन था जो ड्रोन हमले के बाद आग की लपटों में घिर गया। हमले के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली और हीटिंग बंद कर दी गई थी। यह है उस सबस्टेशन की स्थिति। और मैं आपको एक इशारा दे दूं, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं वीडियो भेजूंगा। फिर हमारे पास शहर में बिजली जाने की कुछ फुटेज भी है। इसे खुद देखिए। अब हम रूसी तेल उद्योग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्क्रीन पर दिख रही फुटेज 12 दिसंबर की है, जब रूस के यानोस ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनी हमला हुआ था। यह रिफाइनरी मॉस्को के पूर्व में है, इसलिए पुतिन को उम्मीद थी कि यूक्रेनी ड्रोन वहां नहीं पहुंचेंगे। और इसके अलावा यह रूस की देश की 5 सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। इसलिए यूक्रेन के लिए यह बड़ी उपलब्धि थी और यही हुआ। 12 दिसंबर को यूक्रेनी ड्रोन हमले ने रिफाइनरी की लगभग 1/3 उत्पादन क्षमता को नष्ट कर दिया। यह घटना के बाद का वीडियो है। मुझे लगता है आप लोग गणित में मुझसे अच्छे हैं, यानी 1/3 अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और यही वजह है कि यूक्रेनी ड्रोन 2 दिन बाद 14 दिसंबर को इस रिफाइनरी में फिर से पहुंचे और उस हमले के बाद रिफाइनरी को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। हमारे लिए किस्मत अच्छी रही कि यह हमला कैमरे में कैद हो गया। तो चलिए एक नजर डालते हैं। वो क्या था? क्या तुमने इसे रिकॉर्ड किया? हाँ, मैंने किया। क्या बकवास है? मैंने कहा था वो एक ड्रोन था। क्या ये एक ड्रोन है? हाँ, अब उसने गड़बड़ कर दी है। यह बड़ा हमला था, इसीलिए रूसियों को भी मानना पड़ा। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने मॉस्को क्षेत्र में 40 से ज्यादा ड्रोन गिराए। जैसा अक्सर होता है, अधिकारियों ने असली नुकसान नहीं बताया, पर चिंता न करें, इसके लिए रूसी नागरिक मौजूद हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ फुटेज साझा किए, जिससे हमें पता चलता है कि असल में क्या निशाना बना, और यह कहीं न कहीं पुतिन की गलती को उजागर करता है। ऐसा लगता है कि रूस ने गलती से यूक्रेन के एक ड्रोन को रिहायशी इलाके के ऊपर मार गिराया, या फिर हो सकता है कि रूस ने इस ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए जाम कर दिया हो। फिर भी मैं ठीक से नहीं कह सकता। शायद आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं जब आप क्लिप देख लें। तो जरा देखिए। अब इसके अलावा क्रास्नोडो क्रैक में एपिक्स की रिफाइनरी पर यूक्रेनी हमला हुआ। रूसी अधिकारियों ने सभी ड्रोन गिराने का दावा किया, लेकिन हम जानते हैं कि आसपास के जिलों में कई बार बिजली चली गई थी। इसका मतलब कुछ हुआ था, और स्थानीय लोग बोले बिजली कटौती रिफाइनरी पर हमले के कारण हुई। क्योंकि रिफाइनरी एक मुख्य केंद्र है जो बिजली, परिवहन, जल आपूर्ति और अन्य तरह की सेवाएं प्रदान करता है। अधिकारियों से पुष्टि नहीं मिली, लेकिन सौभाग्य से हमारे पास फिर से उस इलाके के निवासियों की फुटेज है। मुझे लगता है यह वही क्लिप है जो हमने पहले देखी थी। अब हमें इसकी जगह पता है। देखिए। क्यों मैं नहीं फूक? उन्होंने उसी रात ओस्ट्राखान गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर भी हमला किया। यह संयंत्र लगभग
3 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों को प्रोसेस करता है और रूसी सल्फर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। अब रूसी सेना यही सल्फर यूक्रेन में विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल करती है, इसलिए यह यूक्रेनी सेना के लिए बहुत सफल हमला था। यह है उस फैक्ट्री का नतीजा। ओह शिट, देखो देखो, सब कुछ चालू है। यहां से हम कुछ दिन आगे बढ़कर 20 दिसंबर पर पहुंचते हैं। यह दिन रूसी वायुसेना के लिए अच्छा नहीं था, यह खास तौर पर वे जेट जो क्रीमिया में तैनात थे। यूक्रेनी ड्रोन ने क्रीमिया के बेलबेक एयरबेस पर 2 रूसी Su-31 जेट्स पर हमला किया। इन जेट्स में से एक टैक्सीवे पर पूरी तरह युद्धक साजो सामान के साथ किसी मिशन के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन ने उसे उड़ान भरने से ठीक पहले ही निशाना बना लिया। अब आर्थिक रूप से हर जेट की कीमत करीब 35 मिलियन है। तो चलिए हिसाब लगाते हैं। कुछ यूक्रेनी लंबी दूरी के ड्रोन जिनकी कीमत शायद कुछ लाख डॉलर होगी, उन्होंने रूसी वायुसेना को लगभग 70 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। इसमें कुछ बातें नहीं देखी गई हैं। कुछ ही दिन पहले यूक्रेन ने कई एयर डिफेंस सिस्टम और एक पूरी तरह से लोडेड और उड़ान भरने के लिए तैयार MiG-37 को भी नष्ट कर दिया था। अब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे पता चलता है कि जो कब्जा किए गए इलाके हैं उनकी रूस द्वारा सही से रक्षा नहीं की जा रही है, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि रूसी अधिकारी और क्रेमलिन के अधिकारी इन इलाकों की उतनी परवाह नहीं करते। मैं अब बताना चाहता हूं कि रूस पुतिन द्वारा जातीय रूसी कहे जाने वाले लोगों का इन क्षेत्रों में कैसे शोषण कर रहा है। अब ये खबर असल में एक रूसी प्रचारक से आ रही है, मतलब एक रूसी समाचार रिपोर्टर से। तो हमें इस पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे अपने ही राज्य को उजागर कर रहे हैं। ये रही वो रिपोर्ट। रूसी प्रचारक ने रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों के निवासियों से स्वीकार किया कि वे सरकारी गुंडों की वजह से जीवित रहने की कगार पर हैं। इन इलाकों में आने वाले किसी भी सामान के वाहकों से जबरन वसूली की जा रही है। मतलब कोई भी कंपनी जो सामान या खाद्य सामग्री लाने की कोशिश कर रही है, उन्हें भारी इंपोर्ट फीस देनी पड़ती है, जिसे सरकार जनता को लूटने में लगाती है। और इन इंपोर्ट फीसों की वजह से इन इलाकों में बुनियादी चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आम लोग उन्हें खरीद ही नहीं सकते। और ये सब तब हो रहा है जब ये लोग युद्ध और रूसी कब्जे की तकलीफें झेल रहे हैं। यहाँ आप खुद ही सुन लीजिए। नई क्षेत्रों का मुद्दा, खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। जब मैं वोरोनिश में माता पिता से मिलने जाता हूं तो समझ नहीं आता लोग इतनी महंगी कीमतों में कैसे रहते हैं। और फिर और भी कई समस्याओं की एक लंबी सूची है। अभी तो स्वाभाविक रूप से, जिसे रिबन कहा जाता है, यानी 4 क्षेत्रों की वजह से। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि रूसी संघ में डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन क्षेत्र शामिल हैं। संविधान अनुसार वे रूस का हिस्सा हैं, पर अब भी सीमा बने हुए हैं। सीमा पुरानी रूसी राज्य सीमा के अनुसार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्रीमिया को रूसी माना जाता है, उस सीमा के पार सामान ले जाना अपनी अलग जटिलताओं के साथ आता है। यह दिखाता है कि युद्ध असल में किस बारे में है। पुतिन ने कब्जे क्षेत्रों की आबादी की परवाह नहीं की। उन्हें परवाह नहीं कि वे रूसी भाषी हैं या नहीं, इसलिए वे उनके घरों पर बमबारी कर सब कुछ जमींदोज कर रहे हैं। इसका मतलब असल में यह सिर्फ पुरानी जमीन की लालसा थी। और अगर आपको इसकी और कोई सबूत चाहिए तो चलिए देखते हैं कि रूस अपने टीवी कार्यक्रमों में क्या दिखा रहा है। रूसी प्रचारक खुलेआम उन इलाकों में यूक्रेनी आबादी को मिटा देने की बात कर रहे हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं है। इस तरह रूसी सेना के लिए इस जमीन पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। बस आप खुद ही इसे सुन लीजिए। खैर, यही सब कुछ हो रहा है। यह बस बाएं किनारे पर मौजूद हर चीज का सफाया है। फिर भीड़ यूक्रेन के साथ दौड़ पड़ेगी और वहां छोड़े गए कचरे से इलाके को साफ करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या बकवास चल रही है, क्या बकवास चल रही है। हाँ, यह बहुत ही निष्ठुर है, लेकिन यह एक व्यावहारिक कदम है। हमें इस आबादी की परवाह क्यों करनी चाहिए? मैं बस इस लहजे को समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा मतलब है, उन्होंने सरकार के लिए वोट किया, उन्होंने शिकायत नहीं की, और यह वही सरकार नहीं है जिसे उन्होंने समर्थन दिया था, जिसे उनकी परवाह करनी चाहिए। पुतिन को उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए, बताओ?
पुतिन को रूसी लोगों की परवाह करनी चाहिए। पुतिन को कचरे की परवाह नहीं करनी चाहिए। पुतिन रूसी लोगों की परवाह करते हैं। पुतिन को उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो अपने सिर पर बर्तन लेकर चल रहे हैं। अगर चेरनीहिव में कोई गालियां मर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चेरनीगोव में क्या बकवास चल रही है? क्योंकि गालिया की अनामनेसिस में 3 युवतियां होंगी। वहां पाई और चाय ले जाई जाएगी। ठीक है, उसने पूरी तरह से इसका हकदार थी। ठीक है, वो हकदार थी। अब बस इतना ही मेरे पास आप लोगों के लिए। मेरा नाम सैम है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने में समस्या है जहां कई ड्रोन हमले दिखाते हैं, चाहे कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो। वीडियो में YouTube अक्सर हमारे वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। असल में पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध से जुड़े वीडियो YouTube के अनुसार डिमोनेटाइज हो गए थे। ड्रोन हमलों या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयर बेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम वास्तव में साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते। इस तरह हमें सिर्फ इसलिए खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता क्योंकि विज्ञापनदाता खुश नहीं हैं। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, विज्ञापनों से नहीं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप हमारे पहले से अपलोड किए गए और भविष्य के सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।